Hey, what's up guys? Welcome to Talk and Heal. आज हम बात करने वाले हैं द फ्यूचर ऑफ वर्क, जॉब्स दैट डिडंट एग्जिस्ट 5 years ago के बारे में। मतलब आज हम देख रहे हैं कि काम की दुनिया, जो जॉब मार्केट है, कितनी तेजी से बदल रहा है। कुछ ऐसे जॉब्स आ गए हैं जिनके बारे में शायद हमने 5 साल पहले 2020 के आसपास सोचा भी नहीं था। बिल्कुल। जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स या फिर एआई एथिसिस्ट्स, रिमोट कल्चर मैनेजर्स भी, सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट्स, ये सब बिल्कुल नए नाम लगते हैं। हाँ, ये एकदम नए रोल्स हैं और इसके पीछे जो बड़े कारण हैं वो टेक्नोलॉजी तो है ही सबसे बड़ा। साथ में सोसाइटी और एनवायरनमेंट में भी जो बदलाव आ रहे हैं वो भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो ये सब मिलकर काम करने के तरीके और जो स्किल्स चाहिए उन्हें बिल्कुल बदल रहे हैं। सही बात है। तो मतलब सबसे बड़ा ड्राइवर तो एआई ही लग रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो मतलब गेम चेंजर है। हाँ, बिल्कुल। एआई क्रांति, ये शब्द बिल्कुल सही है। और इसी एआई की वजह से एक रोल जो अभी बहुत सुनने में आ रहा है, वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियर। ये शायद 2022-23 के आसपास ज्यादा उभरा है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। पिछले 1-2 साल में ही इसका बज़ बना है। ये वो लोग हैं जो बेसिकली एआई से, खासकर बड़े लैंग्वेज मॉडल्स या जेनरेटिव एआई से बेस्ट आउटपुट निकलवाने के लिए सही इंस्ट्रक्शन या प्रॉम्प्ट डिजाइन करते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियर मतलब एआई तो टूल है, पर उसे चलाना भी एक आर्ट और साइंस है। एग्जैक्टली। और इसके लिए सुना है कि स्किल्स भी बड़े अलग चाहिए, मतलब टेक्निकल नॉलेज तो चाहिए ही। हाँ, टेक्निकल तो है ही, लेकिन साथ में क्रिएटिव राइटिंग जैसा स्किल भी चाहिए। मतलब आप कितने अच्छे से अपनी बात कह सकते हैं, एआई को समझा सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, टेक प्लस क्रिएटिविटी। हाँ, और शायद इसीलिए इनकी वैल्यू भी इतनी ज्यादा है। सुनने में आया है कि सैलरीज सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लेवल की या उससे भी ज्यादा हो सकती हैं। वाह, ये तो दिखाता है कि मार्केट कितनी तेजी से बिल्कुल नई तरह की एक्सपर्टाइज को पहचान रहा है ना? बिल्कुल, ऐसी एक्सपर्टाइज जो कुछ साल पहले थी ही नहीं। अच्छा, एआई की बात चलिए तो एक और पहलू है एथिक्स का, जिम्मेदारी का। एआई जितना पावरफुल हो रहा है, उतना ही ये सवाल भी उठ रहा है कि इसका इस्तेमाल सही हो रहा है या नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और इसी जरूरत ने नए रोल्स बनाए हैं, जैसे एआई एथिसिस्ट या एआई सेफ्टी रिसर्चर। अच्छा, हाँ, और इनके साथ एल्गोरिदमिक ऑडिटर भी होते हैं, फेयरनेस और बायस स्पेशलिस्ट भी। इनका काम ये चेक करना है कि एआई सिस्टम्स कहीं पक्षपाती तो नहीं है, खासकर उन जगहों पर जहां लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है। जैसे कि कहाँ पर? जैसे हायरिंग में कोई एआई अगर रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर रहा है, तो कहीं वो किसी जेंडर या रेस के खिलाफ बायस तो नहीं है। ओह हाँ, ये तो हो सकता है। या फिर लोन अप्रूवल में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, कंज्यूमर बिहेवियर को समझने में, ये लोग इन्हीं चीजों को ऑडिट करते हैं। मतलब ये सिर्फ टेक्निकल काम नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। इसमें गहरी टेक्निकल समझ तो चाहिए, पर साथ में फिलॉसफिकल और सोशल अवेयरनेस भी उतनी ही जरूरी है। कोड लिखने से ज्यादा कोड के असर को समझना जरूरी हो गया है। सही कहा। टेक्नोलॉजी के साथ विवेक। अच्छा, एक और टर्म जो आजकल काफी सुन रहे हैं वो है ML ऑप्स, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। ये क्या चीज है? ML ऑप्स भी एआई और मशीन लर्निंग के बढ़ते इस्तेमाल से ही जुड़ा है। देखिए, एक ML मॉडल बनाना एक बात है, हाँ, लेकिन उसे असली दुनिया में, मतलब प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना, फिर उसे लगातार मॉनिटर करना, जरूरत पड़ने पर अपडेट या मेंटेन करना, ये सारा काम ML ऑप्स के दायरे में आता है। ओके, तो ये मॉडल के ऑपरेशनल साइड को संभालते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से ब्रिज है डेवलपमेंट और ऑपरेशंस के बीच, स्पेसिफिकली ML के लिए। इसमें स्किल्स भी मिले जुले चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस और थोड़ा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन भी। और ये रोल अभी इतना जरूरी क्यों हो गया? क्योंकि अब कंपनियों के पास पहले से कहीं ज्यादा ML सिस्टम्स प्रोडक्शन में चल रहे हैं। 5 साल पहले शायद कुछ गिनी चुनी कंपनियों में ही होता था, अब तो बहुत कॉमन है। तो उन सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए स्पेशलिस्ट लोग चाहिए। मतलब एआई अब एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, बिजनेस का हिस्सा बन गया। एग्जैक्टली। एआई से हटकर देखें तो एक और बड़ी दुनिया है जो बहुत तेजी से बढ़ी है, ये कंटेंट क्रिएटर्स की दुनिया, क्रिएटर इकोनॉमी। हाँ, ये तो फिनोमिनल ग्रोथ है। पहले लगता था हॉबी है, अब तो ये प्रॉपर करियर पाथ है, और इसके सपोर्ट में भी कई नए रोल्स आ गए हैं। हाँ, और वो रोल्स भी काफी स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, जैसे सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट्स।
ये सिर्फ पोस्ट डालने वाले लोग नहीं है। अच्छा, ये वो हैं जो टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनके जो एल्गोरिदम्स बदलते रहते हैं ना, हाँ वो तो हर थोड़े दिन में बदलते हैं। उनको समझते हैं और उसके हिसाब से कंटेंट और ग्रोथ की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ओके, और पर्सनल ब्रांड कंसल्टेंट्स भी हैं। हाँ, जो इंडिविजुअल्स को हेल्प करते हैं कि वो अपनी एक्सपर्टीज या टैलेंट को कैसे एक ब्रांड में बदलें और उससे पैसे कमाएं। फिर कम्युनिटी मैनेजर्स हैं जिनका काम सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाना नहीं बल्कि एक एंगेज्ड, लॉयल कम्युनिटी बनाना है। राइट, और पॉडकास्ट प्रोडक्शन, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए टेक्निकल लोग, ऑनलाइन कोर्स बनाने वाले, ये सब भी इसी में आते हैं। बिल्कुल, और ये तो वो रोल्स हैं जो सामने दिखते हैं। इसके पीछे भी एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। जैसे क्रिएटर फंड मैनेजर्स, ये लोग पेमेंट्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म की फीस का बंटवारा, ये सब मैनेज करते हैं। फिर डिजिटल राइट्स स्पेशलिस्ट हैं जो क्रिएटर्स के लाइसेंसिंग और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी को संभालते हैं, मतलब कॉपीराइट वगैरह। हाँ वो सब। और फिर डेटा वाले लोग भी हैं, ऑडियंस एनालिटिक्स कंसल्टेंट्स। ये कॉम्प्लेक्स एंगेजमेंट मैट्रिक्स को समझकर बताते हैं कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, कैसे और कनेक्ट करें। ये तो काफी डीप हो गया है। मतलब ये सिर्फ सपोर्ट रोल्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। इनमें प्रॉपर टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए। ये अपने आप में फुल फ्लेज करियर बन गए हैं। टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी के अलावा एक और एरिया है जहां बहुत नए जॉब्स आ रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट टेक। हाँ, ये बहुत ही अहम एरिया है। क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल कंसर्न्स अब सिर्फ बातें नहीं रही, एक्शन में बदल रही हैं। और इसी एक्शन से नए रोल्स बन रहे हैं। हाँ, जैसे एक रोल जिसका जिक्र बार बार आता है वो है कार्बन अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट। कार्बन अकाउंटिंग, ये क्या होता है? ये वो स्पेशलिस्ट हैं जो कंपनियों को उनकी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को मेजर करने, ट्रैक करने और रिपोर्ट करने में मदद करते हैं। अच्छा, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वैसे कार्बन की अकाउंटिंग? कुछ वैसे ही समझ लीजिए। ये काफी टेक्निकल है और कुछ साल पहले शायद ये अलग से कोई प्रोफेशन नहीं था। इंटरेस्टिंग। और एक और टर्म सुना था, सर्कुलर इकोनॉमी कंसल्टेंट्स। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प रोल है। इनका काम है कंपनियों को उनकी सप्लाई चेन और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स को रीडिजाइन करने में मदद करना। रीडिजाइन किस तरह से? इस तरह से कि वेस्ट कम हो, रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल हो। मतलब प्रोडक्ट बनाते वक्त ही ये सोचना कि इस्तेमाल के बाद इसका क्या होगा, क्या इसे रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ये पूरी सोच ही बदल देता है। ये तो बहुत आगे की सोच है। मतलब डिजाइन स्टेज पर ही सस्टेनेबिलिटी। बिल्कुल, और इसका स्कोप बहुत बड़ा है। ग्रीन टेक में रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर्स हैं जो सोलर विंड एनर्जी सिस्टम डिजाइन करते हैं। हाँ, वो तो काफी समय से हैं। हाँ, पर अब उनकी डिमांड और स्पेशलाइजेशन बढ़ गई है। फिर सस्टेनेबिलिटी कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं जो कंपनियों को उनकी ESG रिपोर्टिंग में मदद करते हैं। ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। ओके। बैटरी टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स, सर्कुलर इकोनॉमी डिजाइनर्स, क्लाइमेट एडेप्टेशन कंसल्टेंट, ये सब रोल्स सीधे सीधे दुनिया की बड़ी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इससे काम में एक पर्पस भी जुड़ता है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत से लोग अब ऐसा ही काम ढूंढ रहे हैं। अच्छा, काम के तरीके की बात करें तो रिमोट और हाइब्रिड वर्क, इसने भी तो बहुत कुछ बदला है, खासकर कोविड के बाद। हाँ, कोविड ने तो जैसे रिमोट वर्क को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और इससे भी नए रोल्स निकले हैं। जैसे रिमोट कल्चर स्ट्रैटेजिस्ट्स। इनका काम ये है कि जो टीम्स फिजिकली साथ नहीं है उनमें टीम स्पिरिट, कनेक्शन, वो अपनापन कैसे बनाया जाए जो शायद कभी मिले भी ना। ये तो चैलेंजिंग होगा। बहुत चैलेंजिंग है, इसीलिए ये एक स्पेशलिस्ट रोल बन गया है। फिर एम्प्लॉय एक्सपीरियंस डिजाइनर्स हैं जो इस बात पर फोकस करते हैं कि रिमोट वर्क लोगों के लिए मेंटली और प्रैक्टिकली सस्टेनेबल कैसे हो। मतलब बर्नआउट ना हो, लोग कनेक्टेड फील करें। हाँ, प्रोडक्टिव भी रहें, खुश भी रहें। वो पूरा एक्सपीरियंस डिजाइन करते हैं, टूल्स, प्रोसेस, कम्युनिकेशन, सब कुछ। इसमें टेक्नोलॉजी का भी रोल होगा? बिल्कुल। रिमोट वर्क सिर्फ घर से काम करना नहीं है, इसके लिए मैनेजमेंट का तरीका अलग चाहिए, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर अलग चाहिए और इंक्लूजन यानी सबको साथ लेके चलने की सोच बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ। और इन सबको सपोर्ट करने के लिए टूल्स एंड प्लेटफॉर्म स्पेशलिस्ट्स भी हैं जो वो सारा कॉम्प्लेक्स टेक इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करते हैं जिससे रिमोट टीम्स इफेक्टिवली काम कर सकें। जैसे वर्चुअल ऑफिस बनाना और चलाना। सही है। अच्छा, एक और सेक्टर जहां टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलाव ला रही है वो है हेल्थ केयर। टेलीमेडिसिन तो अब कॉमन हो गया। हाँ, टेलीमेडिसिन में तो जबरदस्त उछाल आया है। इससे टेली हेल्थ कोऑर्डिनेटर्स, रिमोट पेशेंट एडवोकेट्स जैसे रोल्स बने हैं
जो पेशेंट्स को रिमोट कंसल्टेशन में मदद करते हैं। और डिजिटल थेरेप्यूटिक स्पेशलिस्ट्स ये क्या करते हैं? ये वो लोग हैं जो हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एप्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए कोई थेरेपी या हेल्थ एडवाइस देना। मतलब डॉक्टर और पेशेंट के बीच टेक्नोलॉजी का इंटरफेस। हाँ, और फिर टेक्नोलॉजी ही एक तरह की थेरेपी बन जाती है। और यहाँ भी एआई का रोल है। मेडिकल एआई स्पेशलिस्ट्स हैं जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग में मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और डेटा, हेल्थ डेटा तो बहुत सेंसिटिव होता है। बिल्कुल, इसीलिए हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट की जरूरत है जो ये सुनिश्चित करें कि इतना सारा हेल्थ डेटा सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो, सिक्योर है और उसका इफेक्टिव एनालिसिस हो सके। एक और रोल शायद सुना है, डिजिटल हेल्थ प्रोडक्ट मैनेजर्स। हाँ, ये रोल पिछले 5 सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। इनमें ना कई स्किल्स का मिक्स चाहिए। कैसा मिक्स? उन्हें हेल्थ केयर रेगुलेशंस की समझ होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का पता होना चाहिए और साथ में यूज़र एक्सपीरियंस, यानी मरीज या डॉक्टर को ऐप या प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने में कैसा लग रहा है, इसकी भी समझ होनी चाहिए। तो ये टेक और हेल्थ केयर के बीच की कड़ी हैं। एग्जैक्टली। और ये फील्ड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अच्छा, एक लास्ट एरिया जो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है, पर बातें तो हो रही हैं, मेटावर्स और वेब 3। हाँ, ये अभी थोड़ा अर्ली स्टेज में है और काफी डिबेटेबल भी है। हाँ वही। पर क्या यहाँ भी जॉब्स बन रहे हैं? बन तो रहे हैं, जैसे वर्चुअल वर्ल्ड आर्किटेक्ट्स जो वर्चुअल स्पेसेस डिजाइन करते हैं। ओके। NFT स्ट्रेटजी कंसल्टेंट्स हैं जो NFT और ब्लॉकचेन एसेट्स पर सलाह देते हैं। क्रिप्टो कंप्लायंस स्पेशलिस्ट्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी के लीगल और रेगुलेटरी पहलू देखते हैं। तो मतलब चाहे अभी छोटे स्केल पर हो, पर ये नई तरह की एक्सपर्टाइज है जो पहले नहीं थी। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि मार्केट हमेशा नई पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करता रहता है और उसके लिए नए स्किल्स और रोल्स बनते रहते हैं। चाहे वो टिके या न टिके, वो बात की बात है। ठीक है, तो हमने काफी सारे नए रोल्स देखे, AI, क्रिएटर्स, सस्टेनेबिलिटी, रिमोट वर्क, हेल्थ केयर, यहाँ तक कि वेब 3 भी। इन सब में कोई कॉमन थ्रेड, कोई पैटर्न नजर आता है? मतलब व्हाट डज दिस ऑल मीन? हाँ, कुछ पैटर्न्स तो साफ दिख रहे हैं। पहला तो शायद यही कि स्किल्स का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी हो गया है। जैसे आपने कहा था, प्रॉम्प्ट इंजीनियर के लिए टेक प्लस राइटिंग, सस्टेनेबिलिटी वाले के लिए एनवायरनमेंट साइंस प्लस बिजनेस स्ट्रेटजी। बिल्कुल, ये हाइब्रिड स्किल्स, और इनकी वजह से ये रोल्स ऑटोमेट करना या आउटसोर्स करना मुश्किल है और ट्रेडिशनल हायरिंग पाइपलाइन से भी इन्हें भरना आसान नहीं। सही। और क्या पैटर्न है? दूसरा, ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से कुछ पुराने रोल्स को खत्म कर रही है, उससे ज्यादा तेजी से कम अभी के लिए वो बिल्कुल नई जॉब कैटेगरीज बना रही है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब नेट जॉब क्रिएशन हो रहा है। अभी तक का ट्रेंड तो यही इशारा कर रहा है। और तीसरा, जो सबसे वैल्यूएबल और हाई ग्रोथ रोल्स हैं, वो अक्सर 2 या 2 से ज्यादा फील्ड्स के इंटरसेक्शन पर हैं। मतलब मल्टीडिसिप्लिनरी। हाँ, और इसीलिए अडेप्टेबिलिटी, मतलब बदलते माहौल में ढलने की क्षमता, और कंटिन्यूअस लर्निंग, यानी लगातार सीखते रहना, ये अब बेसिक जरूरत बन गई है। आप एक स्किल सीखकर रुक नहीं सकते। और एक और बात शायद है कि कई नए रोल्स बड़ी ग्लोबल चुनौतियों से जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे क्लाइमेट चेंज, हेल्थ इक्विटी या AI एथिक्स। इससे काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं रहता, उसमें एक पर्पस, एक मीनिंग भी जुड़ता है। लोग अब ये भी देख रहे हैं। तो ये सब सुनने के बाद जो लोग अपना करियर प्लान कर रहे हैं या शायद करियर बदलने का सोच रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उन्हें किस चीज पर फोकस करना चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि अब किसी एक फिक्स्ड स्किल सेट पर डिपेंड रहने का जमाना शायद जा रहा है। तो फिर किस पर फोकस करें? फोकस होना चाहिए सीखने की क्षमता पर, लर्निंग एजिलिटी, कितनी जल्दी आप नई चीजें सीख सकते हैं और उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो नौकरियां सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग हैं, वो अक्सर नई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं, जिनके बने बनाए सॉल्यूशन नहीं हैं। मतलब वर्सेटाइल बनना जरूरी है। हाँ, वर्सेटाइलिटी, किसी एक एरिया में गहरी नॉलेज हो, लेकिन साथ में कई दूसरे एरियाज का भी थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर और समझ हो। टी-शेप स्किल्स कहते हैं ना जिसे। हाँ। क्योंकि ये जो तेज बदलाव है ना, ये अब न्यू नॉर्मल है, ये रुकने वाला नहीं है। तो काम का भविष्य सिर्फ ये नहीं कि कौन सी जॉब्स होंगी, बल्कि ये है कि बदलाव ही परमानेंट है, और जो लोग लगातार सीखने को अपने काम का, अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। ये सोचने वाली बात है कि फ्यूचर में शायद जॉब डिस्क्रिप्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। मतलब आप क्या और कितनी तेजी से सीख सकते हैं, शायद यही सबसे बड़ा स्किल बन जाए।
ये वाकई सोचने वाली बात है. Learning agility. Okay, so we hope you like that today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Talk and Heal. See ya!